Hello everyone, welcome to Amraj classes. Today we are going to solve HTET PGT Sociology 2021 PYQs. इससे पहले आपने देखा 2019 का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया और 2020 का, और आज देखेंगे 2021 का, राइट। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हु सेड साइंस इज अ मेथड ऑफ अप्रोच टू द एंटायर एम्पिरिकल वर्ल्ड। या किसने कहा विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है। फर्स्ट ऑप्शन है लुंडबर्ग, सेकंड ऑप्शन बर्नार्ड, थर्ड ऑप्शन है गुडे एंड हार्ट, फोर्थ ऑप्शन है कार्ल पियर्सन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा है कि साइंस इज अ मेथड ऑफ अप्रोच टू द एंटायर एम्पिरिकल वर्ल्ड? गुडेन हार्ट ने कहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, गुडेन हार्ट। तो गुडेन हार्ट ने कहा कि विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है। और इनका एक इंपॉर्टेंट बुक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है आपको, मैथड्स मैथड्स इन सोशल रिसर्च। मैथड्स इन सोशल रिसर्च ये बुक है गुडे एंड हार्ट की। वही हम बात करते हैं कार्ल पियर्सन का। एक स्टेटमेंट है, स्टैटिस्टिक्स इज द ग्रामर ऑफ साइंस। अगर पूछ लिया जाए ग्रामर ऑफ साइंस को मींस स्टैटिस्टिक्स को ग्रामर ऑफ साइंस किसने कहा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग which principles is not associated with Indian traditions according to प्रोफेसर योगेंद्र सिंह। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट तत्व का संबंध भारतीय परंपरा से नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हायरार्की, संस्तरण, सेकेंड ऑप्शन है होलिज्म, संपूर्णता, समग्रता, थर्ड ऑप्शन है कंजर्वेटिज्म, संकीर्णता, रूढ़िवादिता, फोर्थ ऑप्शन है कंटिन्यूटी, सातत्य। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पर एलिमेंट है जो इंडियन ट्रेडिशन भारतीय परंपरा से एसोसिएटेड नहीं है, ये पूछा गया है। तो हायरार्की भी है, होलिज्म भी है, कंजर्वेटिज्म नहीं है इनके अकॉर्डिंग, और कंटिन्यूटी भी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, कंजर्वेटिज्म, संकीर्णता, रूढ़िवादिता। और इनकी जो बुक है जो आपको नहीं भूलना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वह मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। और ये बुक पब्लिश हुआ था 1973 में। क्योंकि कभी कभी आपको बुक का नाम दे दिया जाता है और आपसे ईयर पूछा जाता है किस ईयर में पब्लिश हुआ था। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक रहते हैं किसी भी राइटर का, ऑथर का, सोशोलॉजिस्ट का, वो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डेकेड द कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हैज एमर्ज्ड। भारतीय कृषि का वाणिज्य स्वरूप किस दशक में उभर कर आया? फर्स्ट ऑप्शन 1820, सेकेंड ऑप्शन 1860, थर्ड ऑप्शन 1880, फोर्थ ऑप्शन है 1920। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय कृषि का वाणिज्य स्वरूप 1860 के दशक में उभर कर आया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एसोसिएटेड विद थ्री बेसिक रिलेशंस दैट कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्री यूनिट ऑफ किनशिप। निम्नलिखित में से कौन उन तीन संबंधों के साथ संबद्ध नहीं है जो नातेदारी की प्रारंभिक इकाई को निर्मित करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रिलेशन बिटवीन स्पाउसेस, जीवन साथियों के मध्य संबंध। सेकेंड ऑप्शन है रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, माता पिता एवं संतानों के मध्य संबंध। थर्ड ऑप्शन है रिलेशन बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, दादा दादी एवं पौत्र पौत्रियों के मध्य संबंध। फोर्थ ऑप्शन है रिलेशन बिटवीन सिबलिंग्स, भाइयों एवं बहनों के मध्य संबंध। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा गया कौन सा कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है एलिमेंट्री यूनिट ऑफ किनशिप। तो एलिमेंट्री यूनिट ऑफ किनशिप को कौन कौन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? आपका जो स्पाउसेस के बीच में रिलेशन होता है ये भी करते हैं, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच का रिलेशन भी करता है, और सिबलिंग्स के बीच में भी जो रिलेशन होता है ये भी आपका एलिमेंट्री यूनिट ऑफ किनशिप को कॉन्स्टिट्यूट करता है। जो नहीं करता वह है आपका रिलेशन बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, दादा दादी एवं पौत्र पौत्रियों के मध्य संबंध।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु हैव सेड इंडिया हैज अ बिग स्ट्रॉन्ग स्टेट एंड इंडियन इकोनॉमी हैज इट्स रिच पुअर क्वालिटी, निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह मत दिया है कि भारत में एक निर्बल सशक्त राज्य है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की धनी निर्धन गुणवत्ता है? फर्स्ट ऑप्शन है एल रुडोल्फ एंड एस एच रुडोल्फ, सेकेंड ऑप्शन है ए आर देसाई, थर्ड ऑप्शन पॉल ब्रास, फोर्थ ऑप्शन है रजनी कोठारी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने कहा कि भारत में एक निर्बल सशक्त राज्य है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की धनी निर्धन गुणवत्ता है? एल रुडोल्फ एंड एस एच रुडोल्फ ने कहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एल रुडोल्फ एंड एस एच रुडोल्फ। रजनी कोठारी की बात करें तो रजनी कोठारी का टाइम पीरियड क्या है? 1928 से 2015। इनका जन्म हुआ था 1928 में, डेथ हुआ 2015 में। ये आपके इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और इनकी जो फेमस बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया है और ये फाउंडर हैं CSDS के। इसकी स्थापना इन्होंने 1963 में की थी और CSDS का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सेट कंप्राइजिंग नेम ऑफ बुक एंड नेम ऑफ ऑथर इज नॉट करेक्ट? तो यहाँ पर आपको बुक्स के नेम दिया गया और यहाँ पर ऑथर का नेम दिया गया, बताना है कौन सा आपका इनकरेक्ट है, करेक्ट पेयर नहीं है। तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन है रिपब्लिक ऑफ कास्ट, आनंद तेलतुम्बड़े। सेकंड ऑप्शन है कैपिटल एंड आइडियोलॉजी, कार्ल मार्क्स। थर्ड ऑप्शन है कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, थॉमस पिकेटी। फोर्थ ऑप्शन है एज ऑफ एंगर, पंकज मिश्रा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रिपब्लिक ऑफ कास्ट, आनंद तेलतुम्बड़े, ये बुक इन्हीं की है। कैपिटल एंड आइडियोलॉजी ये बुक कार्ल मार्क्स की नहीं है, किसकी है? थॉमस पिकेटी की है। ये बुक थॉमस पिकेटी ने 2019 में लिखा था और ये आपके फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं थॉमस पिकेटी। और कैपिटल इन द 21st सेंचुरी ये बुक है थॉमस पिकेटी की और एज ऑफ एंगर ये बुक है पंकज मिश्रा की। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, कैपिटल एंड आइडियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रामकृष्ण मुखर्जी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डील्स विद क्वेश्चंस ऑफ। रामकृष्ण मुखर्जी के अनुसार विवेचनात्मक अनुसंधान निम्नलिखित में से किन प्रश्नों से जुड़ा हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है व्हाट एंड हाउ, क्या एवं कैसे। सेकंड ऑप्शन है व्हाट हाउ एंड व्हाई, क्या कैसे एवं क्यों। थर्ड ऑप्शन है व्हाट हाउ व्हाई एंड व्हाट विल इट बी, क्या कैसे क्यों एवं यह क्या होगा। फोर्थ ऑप्शन है व्हाट हाउ व्हाई व्हाट विल इट बी एंड व्हाट शुड इट बी, क्या कैसे क्यों या क्या होगा एवं इसे कैसा होना चाहिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पूछा गया कि रामकृष्ण मुखर्जी के अकॉर्डिंग विवेचनात्मक अनुसंधान किन प्रश्नों से जुड़ा है? तो इनके अकॉर्डिंग जो अनुसंधान है, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, वो किस क्वेश्चन से जुड़ा है? व्हाट एंड हाउ से, क्या एवं कैसे क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, व्हाट एंड हाउ, क्या एवं कैसे। तो जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो किस क्वेश्चन को डील करता है? व्हाट क्या है और कैसे है, इसका अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तमिल सोसाइटीज थ्री फोल्ड डिवीजन अकॉर्डिंग टू आंध्रे बेतई, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंध्रे बेतई द्वारा व्यक्त तमिल समाज के 3 स्तरीय विभाजन से संबद्ध नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन ब्राह्मण, सेकंड ऑप्शन क्षत्रियास, थर्ड ऑप्शन नॉन ब्राह्मण, फोर्थ ऑप्शन आदि द्रविड़। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंध्रे बेतई के अकॉर्डिंग 3 फोल्ड डिवीजन क्या है जो तमिल सोसाइटी का उन्होंने किया है? उसमें आपके ब्राह्मण्स आ जाते हैं, क्षत्रियास नहीं आते, नॉन ब्राह्मण्स भी आ जाते हैं और आदि द्रविड़ भी। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, क्षत्रियास। और आंध्रे बेतई ने किस गांव का अध्ययन किया? कई बार पूछा गया है, श्रीपुरम का अध्ययन किया है। और श्रीपुरम आपका कहाँ पड़ता है? तंजौर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में पड़ता है। और इनकी एक बुक है जो भूलना नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है, कास्ट क्लास एंड पावर। और ये बुक पब्लिश कब हुआ था? ये बुक पब्लिश हुआ था 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच पाथ ऑफ स्ट्रक्चरिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू एलेक्स इंकल्स डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाट डज रीजन सजेस्ट
एलेक्स इंकल्स द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्र की विषय वस्तु की संरचना को निर्मित करने वाले चरणों में से निम्नलिखित में से कौन सा चरण तर्क क्या सुझाव देते हैं, व्हाट डज रीजन सजेस्ट के प्रश्न से संबद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन हिस्टोरिकल पाथ, सेकंड ऑप्शन एम्पिरिकल पाथ, थर्ड ऑप्शन एनालिटिकल पाथ, फोर्थ ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव पाथ। विवेचनात्मक चरण आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है इन्होंने 3 चरण बताए। एक पहला तो आपका हिस्टोरिकल पाथ बताया, ऐतिहासिक चरण। दूसरा हो जाता है एम्पिरिकल पाथ, अनुभविक चरण। और तीसरा हो जाता है एनालिटिकल पाथ, विश्लेषणात्मक चरण। और यहाँ पर जो लिखा गया है कि आपका कौन सा इस पाथ जो चरण बताए गए हैं इसमें से डील करता है किस क्वेश्चन को? व्हाट डज रीजन सजेस्ट, तर्क क्या सुझाव देते हैं? तो ये आपका एनालिटिकल पाथ देता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, एनालिटिकल पाथ, विश्लेषणात्मक चरण। और जो आपके एलेक्स इंकल्स हैं इनके अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी जो है इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इनके अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल रिलेशनशिप। ये आपके अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। और इनका टाइम पीरियड क्या है? 1920 से 2010। मीन्स इनका जन्म हुआ था 1920 में और डेथ कब हुआ था? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ग्रुप्स हैज नॉट बीन मेंशन्ड बाय रामकृष्ण मुखर्जी इन डिस्कसिंग प्री सोशियोलॉजिकल रेफरेंस ग्रुप्स? निम्नलिखित में से किस समूह का उल्लेख रामकृष्ण मुखर्जी ने पूर्व समाजशास्त्रीय संदर्भ समूहों की चर्चा में नहीं किया है? फर्स्ट ऑप्शन है सोशल फिलोसफर, सामाजिक दार्शनिक। सेकेंड ऑप्शन है पॉलिसी मेकर्स, नीति निर्माता। थर्ड ऑप्शन है इनसाइडर्स और फोर्थ ऑप्शन प्रोटो सोशोलॉजिस्ट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रामकृष्ण मुखर्जी ने जिसका जिसका डिस्कशन किया वह है आपका सोशल फिलोसफर्स, पॉलिसी मेकर्स भी है, इनसाइडर्स नहीं है और प्रोटो सोशोलॉजिस्ट हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, इनसाइडर्स। और रामकृष्ण मुखर्जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1917 में और डेथ हुआ था 2015 में। और ये आपके साइंटिस्ट थे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के। और करंट में कौन है इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट? मैत्रेयी चौधरी हैं। और इन्हें अवार्ड भी मिला था 2005 में। कौन से अवार्ड से नवाजा गया था? तो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटीज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया था 2005 में। इनको रामकृष्ण मुखर्जी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासिक स्टडी ऑफ सुसाइड बाय इमाइल दुर्कheim इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इमाइल दुर्कheim का आत्महत्या संबंधी क्लासिक अध्ययन किसका उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, व्याख्यात्मक अनुसंधान। सेकेंड ऑप्शन इवैल्यूएटिव रिसर्च, मूल्यांकनात्मक अनुसंधान। थर्ड ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनात्मक अनुसंधान। फोर्थ ऑप्शन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अन्वेषणात्मक अनुसंधान। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सबको पता है कि इमाइल दुर्कheim की बुक का नाम है सुसाइड, जो कि पब्लिश हुआ था 1897 में। इन्होंने 3 टाइप का सुसाइड बताया है, कहीं आपको 4 टाइप भी देखने को मिलता है। क्या क्या बताएं? इग्विस्टिक सुसाइड, एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, एनोमिक सुसाइड एंड फैटलिस्टिक सुसाइड। यही आपका 4 टाइप वाला कंसीडर किया जाता है। और यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका एग्जाम्पल है आपका आत्महत्या संबंधी जो क्लासिक अध्ययन है इमाइल दुर्कheim का? वह है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, व्याख्यात्मक अनुसंधान। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, व्याख्यात्मक अनुसंधान। और इमाइल दुर्कheim का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है सोशियोलॉजी में, जिनके लिए इन्हें जाना जाता है, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। तो इन्होंने सोशल फैक्ट दिया, सोशल सॉलिडेरिटी दिया, जिसमें आपको मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी देखने को मिलता है। सैक्रेड एंड प्रोफेन का कॉन्सेप्ट दिया रिलीजन को लेके। और इनकी बुक जो फेमस है सुसाइड तो आप सबको पता है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड भी पता है, 1895 में पब्लिश हुआ था। और डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी जो कि 1893 में पब्लिश हुआ था, ये इनके डॉक्टरल थीसिस का भी नाम है, याद रखना। और एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ जो कि आपका पब्लिश हुआ था 1912 में। ये बुक भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया था। Next question is, the joint family is based on relations amongst adult males rather than on the conjugal bonds between spouses is stated by।
संयुक्त परिवार वयस्क पुरुषों के मध्य के संबंधों पर आधारित है, न कि जीवन साथियों के वैवाहिक बंधनों पर। यह किसका मत है? फर्स्ट ऑप्शन के एम कपाड़िया, सेकंड ऑप्शन विलियम जे गुडे, थर्ड ऑप्शन आईपी देसाई, फोर्थ ऑप्शन है तुलसी पटेल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम सबसे पहले के एम कपाड़िया की बात करते हैं। तो के एम कपाड़िया आपके फाउंडर मेंबर थे इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के, और यहाँ के सेक्रेटरी भी ये थे 1955 से 1966 तक। और इनकी बुक जो एग्जाम में पूछी जाती वह है आपका मैरिज मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। और ये बुक कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। और एक बुक इनकी हिंदू किंसिप भी आपसे पूछा जाता है, किसकी बुक का नाम है? तो ये भी आपका के एम कपाड़िया जी की बुक का नाम है। और हम बात करते हैं विलियम जे गुडे की। विलियम जे गुडे का एक बुक है, बुक का नाम है वर्ड रेवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न्स। ये बुक का नाम है। ये आपके अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे विलियम जे गुडे। और ये जो स्टेटमेंट आपका दिया गया है, संयुक्त परिवार वयस्क पुरुषों के मध्य के संबंधों पर आधारित है, ना कि जीवन साथियों के वैवाहिक बंधनों पर। यह स्टेटमेंट आपका विलियम जे गुडे का है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड विलियम जे गुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज गिवन द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन? उद्विकास और विकास के 3 स्तरों का नियम किसने दिया? फर्स्ट ऑप्शन ऑगस्ट काम, सेकंड ऑप्शन कार्ल मार्क्स, थर्ड ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, फोर्थ ऑप्शन है डर्कहाइम। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 3 स्तरों का नियम आप सबको पता है ऑगस्ट काम्ट ने दिया है, कौन कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको प्रीवियस सेशन में ही बताया गया था। आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ऑगस्ट काम्ट। और ऑगस्ट काम्ट आपके फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग फॉर विच फेनोमेनन एंड ड्यूरेशन कार्ल पोलानी हैज यूज्ड द टर्म ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन? प्रीवियस सेशन में आपको बताया गया था द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन ये बुक का नाम है कार्ल पोलानी की। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक अवधि के लिए कार्ल पोलानी ने महान रूपांतरण शब्द को प्रयुक्त किया है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है मैसिव इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स बिटवीन 1920 एंड 1914 वेस्टर्न वर्ल्ड। 1920 से 1940 के मध्य पश्चिमी विश्व में व्यापक आर्थिक उतार चढ़ाव। सेकेंड ऑप्शन है मैसिव स्ट्रगल कॉलोनाइजेशन इन अगेंस्ट इंडिया सब कॉन्टिनेंट बिटवीन 1857 टू 1947। 1857 से 1947 के मध्य भारत उपमहाद्वीपीय में उपनिवेशवाद के विरुद्ध व्यापक संघर्ष। थर्ड ऑप्शन है मैसिव सोशल चेंज इन यूरोप बिटवीन 1750 एंड 1920। 1750 से 1920 के मध्य यूरोप में व्यापक सामाजिक परिवर्तन। फोर्थ ऑप्शन है मैसिव टेक्नोलॉजिकल चेंज इन वर्ल्ड सिंस 1990s। 1990 के दशक से विश्व में व्यापक प्रौद्योगिकी परिवर्तन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके लिए प्रयोग किया गया है ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन? कार्ल पोलानी द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड मैसिव सोशल चेंज इन यूरोप बिटवीन 1750 एंड 1920। 1750 से 1920 के मध्य यूरोप में व्यापक सामाजिक परिवर्तन के लिए ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन टर्म का प्रयोग किया गया कार्ल पोलानी द्वारा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच पीरियड इज नॉट पॉइंटेड आउट बाय एल्विन डब्ल्यू गोल्डनर इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी? पश्चिमी समाज शास्त्र के अंतरराष्ट्रीय विकास में एल्विन डब्ल्यू गोल्डनर ने निम्नलिखित में से किस युग की चर्चा नहीं की है? फर्स्ट ऑप्शन सोशोलॉजिकल पॉजिटिविज्म समाज शास्त्रीय प्रत्यक्षवाद। सेकंड ऑप्शन सोशोलॉजिकल रियलिज्म समाज शास्त्रीय यथार्थवाद। थर्ड ऑप्शन है क्लासिकल सोशियोलॉजी क्लासिकल समाज शास्त्र। फोर्थ ऑप्शन है पार्सोनियन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पार्सनवादी संरचनात्मक प्राकार्यवाद। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोल्डनर ने किस युग की चर्चा नहीं की है आपका अंतरराष्ट्रीय विकास का पश्चिमी समाज शास्त्र के क्षेत्र में? तो सोशोलॉजिकल पॉजिटिविज्म का भी किया है,
सोशियोलॉजिकल रियलिज्म का नहीं किया है, क्लासिकल सोशियोलॉजी का भी किया है और पार्सोनियन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की भी चर्चा की है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, सोशियोलॉजिकल रियलिज्म, समाज शास्त्रीय यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सोशियोलॉजिस्ट हैज एक्सप्लेन्ड द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल हैजर्ड्स एंड मैन्युफैक्चर्ड रिस्क। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्राकृतिक बाधाओं, खतरे एवं निर्मित जोखिमों के मध्य अंतर विवेचन किया है? फर्स्ट ऑप्शन नोम चोम्स्की, सेकंड ऑप्शन जोसेफ स्टिग्लिट्स, थर्ड ऑप्शन अल्रिक बेक, फोर्थ ऑप्शन है टी.एल. फ्राइडमैन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जिन्होंने भी आपका ये डिफरेंस बताया है उन्होंने आपका रिस्क सोसाइटी का टर्म क्वाइन किया है और इस नाम से इनकी बुक भी है। आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, अल्रिक बेक। तो अल्रिक बेक ने आपका नेचुरल हैजर्ड्स एंड मैन्युफैक्चर्ड रिस्क के बीच में डिफरेंस को एक्सप्लेन किया है और रिस्क सोसाइटी ये टर्म भी क्वाइन किया गया इनके द्वारा और ये बुक का भी नाम है अल्रिक बेक के रिस्क सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म शेड्यूल्ड कास्ट अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन। अनुसूचित जाति शब्द सर्वप्रथम कब अस्तित्व में आया है? फर्स्ट ऑप्शन है अप्रैल 1935, सेकंड ऑप्शन जुलाई 31, थर्ड ऑप्शन जनवरी 1947, फोर्थ ऑप्शन जनवरी 1950। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका पीजीटी में भी पूछा गया था, जीआईसी में भी पूछा गया था और आई थिंक आरपीएससी में भी पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, अप्रैल 1935। तो जो शेड्यूल कास्ट है सबसे पहले ये अस्तित्व में कब आया? आपका अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अस्पृश्यीकरण दलिताइजेशन इज अ कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय। अस्पृश्यीकरण दलितीकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी? फर्स्ट ऑप्शन अबे डुबोइस, सेकंड ऑप्शन श्यामलाल, थर्ड ऑप्शन गेल ओम्बेट, फोर्थ ऑप्शन रिचर्ड पायस। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अस्पृश्यीकरण हो गया, दलितीकरण हो गया, इस कॉन्सेप्ट को श्यामलाल के द्वारा दिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, श्यामलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द वर्ड सेक्युलरिज्म वाज फर्स्टली क्वाइंड बाय जॉर्ज जैकब होलियॉक। किस वर्ष में धर्मनिरपेक्षता शब्द पहली बार जॉर्ज जैकब होलियॉक द्वारा निर्मित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन 1851, सेकंड ऑप्शन 1751, थर्ड ऑप्शन 1871, फोर्थ ऑप्शन 1893। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहली बार जॉर्ज जैकब होलियोक के द्वारा ये टर्म कब कॉइन किया गया था? 1851 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, 1851। और जो सेकुलर वर्ड है ये पहली बार आपका प्रियम्बल में कब ऐड किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था। इससे पहले प्रियम्बल में आपके ये वर्ड इंक्लूड नहीं था, सेकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एलिमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन लिंक्ड विद लुईस वर्थ इकोलॉजिकल थ्योरी। निम्नलिखित में नगरीयकरण का कौन सा तत्व लुई वर्थ के पारिस्थितिकी सिद्धांत में प्रस्तुत नगरीयकरण का भाग नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है साइज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का आकार, सेकंड ऑप्शन है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व, थर्ड ऑप्शन है हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की विषम रूपता, फोर्थ ऑप्शन है माइग्रेटरी टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की प्रव्रजन प्रवृत्ति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पूछा जा रहा कौन सा एसोसिएटेड नहीं है, किसके द्वारा? लुई वर्थ के द्वारा। इन्होंने बताया कि नगरीकरण का कौन सा तत्व है जो लुई वर्थ के पारिस्थितिकी सिद्धांत, जो उनका इकोलॉजिकल थियरी है, इसमें नगरीयकरण का भाग नहीं प्रस्तुत करता है। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन करता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी करता है और हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन भी करता है। जो नहीं करता वह है आपका माइग्रेटरी टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, माइग्रेटरी टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की प्रव्रजन प्रवृत्ति। तो ऐसे जो क्वेश्चन आए वो आपको याद रख लेना चाहिए। कभी यहाँ पर आपको 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे भी बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
who has said that preferential mating has for its main purpose the strengthening of solidarity within a tribe? यह किसने कहा वरीयता विवाह का मुख्य उद्देश्य जनजाति की अंतरंग एकात्मकता को सुदृढ़ करना है? फर्स्ट ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, सेकंड ऑप्शन जीसी होमन्स, थर्ड ऑप्शन है बेस्टर मार्क और फोर्थ ऑप्शन है रैडक्लिफ ब्राउन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा कि वरीयता विवाह का मुख्य उद्देश्य जनजाति की अंतरंग एकात्मकता को सुदृढ़ करना है? तो लेवी स्ट्रॉस ने कहा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट लेवी स्ट्रॉस। और जो लेवी स्ट्रॉस है इनका टाइम पीरियड क्या है? 1908 से 2009 का है। ये बेल्जियन फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड एथनोलॉजिस्ट थे और इन्हें फादर ऑफ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। और इनकी जो बुक बार बार एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है, बुक का नाम क्या है? द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप, जो कि पब्लिश हुआ था 1949 में। और द सैवेज माइंड भी इन्हीं की बुक का नाम है, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की। और बेस्टर मार्क की बात करते हैं तो ये इनकी जो बुक पूछी जाती है वो है आपका हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, 1891 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच पीजेंट रेजिस्टेंस इज नॉट पार्ट ऑफ 5-fold डिवीजन discussed by Kathleen Goff in context of colonial India and onward? निम्नलिखित में से कौन से कृषक प्रतिरोध का प्रकार कैथलीन गॉफ द्वारा औपनिवेशिक भारत एवं बाद में कृषक प्रतिरोध के 5 विभाजन में सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है रेस्टोरेटिव रिवेलियंस टू ड्राइव आउट द ब्रिटिश, ब्रितानी शासन को हटाने हेतु मजबूत विद्रोह। सेकेंड ऑप्शन है रिलीजियस मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अ रीजन, एक क्षेत्र की मुक्ति के लिए धार्मिक आंदोलन। थर्ड ऑप्शन है सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार एवं रूपांतरण। फोर्थ ऑप्शन है सोशल बैंडिट्री, सामाजिक गुटबाजी लूटपाट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से जो 5 विभाजन बताया गया है कैथलीन गॉफ के द्वारा औपनिवेशिक भारत और इसके बाद में कृषक प्रतिरोध के लिए, इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो रेस्टोरेटिव रिवेलियंस टू ड्राइव आउट द ब्रिटिश ये आपका इंक्लूड है और रिलीजियस मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अ रीजन ये भी इंक्लूड है। सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपका नहीं इंक्लूड है और सोशल बैंडिट्री भी इंक्लूड है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार एवं रूपांतरण। और कैथलीन गॉफ की को आप सबको पता है इन्होंने बहुत ज्यादा अध्ययन किया आपका नायर्स पे और इन्होंने एक बुक भी लिखा था इनके ऊपर। बुक का नाम है द ट्रेडिशनल किनशिप सिस्टम ऑफ द नायर्स ऑफ मालाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is not related to the major role of information and communication technology in social sector? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की प्रमुख भूमिका से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है नॉलेज प्रोवाइडर, ज्ञान प्रदाता। सेकेंड ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर, रोजगार प्रदाता। थर्ड ऑप्शन है एजुकेशनल प्रोवाइडर, शिक्षा प्रदाता। फोर्थ ऑप्शन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी प्रोटेक्टर, परंपरागत प्रौद्योगिकी संरक्षक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा मेजर रोल प्ले नहीं करता है आपका सामाजिक क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका में? तो आपका नॉलेज प्रोवाइडर करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर भी करता है, एजुकेशन प्रोवाइडर करता है, जो नहीं करता वह है आपका ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी प्रोटेक्टर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 परंपरागत प्रौद्योगिकी संरक्षक, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी प्रोटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग which concept is not associated with materialistic theory of history given by Karl Marx? कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत इतिहास के भौतिकवादी सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। सेकेंड ऑप्शन द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के संबंध। थर्ड ऑप्शन रोल्स ऑफ आइडियाज इन हिस्ट्री, इतिहास में विचारों की भूमिका। फोर्थ ऑप्शन है द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की शक्तियां। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत इतिहास के भौतिकवादी सिद्धांत में आपका जो कॉन्सेप्ट आता है वह है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी आता है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन भी आता है, रोल्स ऑफ आइडियाज इन हिस्ट्री नहीं आता है और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन भी आता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, रोल्स ऑफ आइडियाज इन हिस्ट्री, इतिहास में विचारों की भूमिका इससे संबंधित नहीं है। कार्ल मार्क्स ने जो प्रस्तुत किया अपना इतिहास के भौतिकवादी सिद्धांत को, उसमें आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, रोल्स ऑफ आइडियाज इन हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट सोसाइटी विल ओनली अराइज व्हेन देयर इज एन इक्वलाइजेशन ऑफ पावर शो दैट देयर इज फुल एंड फ्री कम्युनिकेशन स्टेटेड बाय। न्यायोचित समाज तभी उभर कर आएगा जब शक्ति का समानीकरण है ताकि वहां संपूर्ण एवं स्वतंत्र संचार हो सके। यह मत किसका है? फर्स्ट ऑप्शन जर्गन हैबरमास, सेकंड ऑप्शन एंथनी गिडेंस, थर्ड ऑप्शन पिटरिम सोरोकिन, फोर्थ ऑप्शन है मार्शल मैक्लुहान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो यहाँ पर जो मत दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया, जस्ट सोसाइटी विल ओनली अराइज व्हेन देयर इज इक्वलाइजेशन ऑफ पावर सो दैट देयर इज फुल एंड फ्री कम्युनिकेशन, ये दिया गया आपका जर्गन हैबरमास के द्वारा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, जर्गन हैबरमास। और हम जर्गन हैबरमास की बात करते हैं तो ये आपके जर्मन सोशोलॉजिस्ट हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं और नियो मार्क्सिस्ट थिंकर हैं ये। और इनकी जो बुक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, वो है द थ्योरी ऑफ कम्युनिटी एक्शन, जो कि पब्लिश हुआ था 1981 में। और दूसरे बुक का नाम क्या है? कम्युनिकेशन एंड द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये पब्लिश हुआ था आपका 1979 में। और एक बुक है इनका नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, ये पब्लिश हुआ था 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, somebody who becomes manager of an enterprise through family connections rather than through managerial ability is an example of। कोई व्यक्ति जो किसी प्रतिष्ठान में प्रबंधकीय योग्यताओं के स्थान पर पारिवारिक संबद्धता के आधार पर प्रबंधक बन जाता है, किसका उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर, दबाव मूलक श्रम विभाजन। सेकेंड ऑप्शन है एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर, अप्रतिमान श्रम विभाजन। थर्ड ऑप्शन मैनेजेरियल डिफिशियंसी, अप्रबंधकीय अध्यक्षता। और फोर्थ ऑप्शन है एबिलिटी एंटागोनिज्म, कुशलता अंतर्द्वंद। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोई व्यक्ति जो किसी प्रतिष्ठान में प्रबंधकीय योग्यताओं के स्थान पर पारिवारिक संबद्धता के आधार पर प्रबंधक बन जाता है, वह आपका एग्जाम्पल है दबाव मूलक श्रम विभाजन का, फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर, दबाव मूलक श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ मैन इन सोशियोलॉजी इज नॉट एसोसिएटेड विद द आइडियाज ऑफ डेविड रीजमैन। समाजशास्त्र में मनुष्य के किस प्रकार की व्याख्या निम्नलिखित में से डेविड रिजमैन के विचारों से संबद्ध नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन द ट्रेडिशन डायरेक्टेड मैन, परंपरा निर्देशित मनुष्य। सेकेंड ऑप्शन है द मॉडर्निटी डायरेक्टेड मैन, आधुनिकता निर्देशित मनुष्य। थर्ड ऑप्शन द इनर डायरेक्टेड मैन, आंतरिक निर्देशित मनुष्य। फोर्थ ऑप्शन द अदर डायरेक्टेड मैन, अन्य निर्देशित मनुष्य। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ये यहाँ पर डेविड रिजमैन के विचारों से संबद्ध नहीं है? तो ट्रेडिशनल डायरेक्टेड मैन है, मॉडर्निटी डायरेक्टेड मैन नहीं है, इनर डायरेक्टेड मैन भी हो जाएगा और अदर डायरेक्टेड मैन। और ये क्वेश्चन कहीं आपका पूछा भी गया था। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, द मॉडर्निटी डायरेक्टेड मैन, आधुनिकता निर्देशित मनुष्य। समाजशास्त्र में मनुष्य के इसी रूप की व्याख्या डेविड रिजमैन के विचारों से एसोसिएटेड नहीं है। और डेविड रिजमैन आपके अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे और इनको मेनली किस लिए जाना जाता है? इनकी जो बुक है, फेमस बुक है द लोनली क्राउड। और ये बुक कब पब्लिश हुआ था? द लोनली क्राउड बुक पब्लिश हुआ था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग सोशोलॉजिस्ट हु व्यूज ईच ब्रांच ऑफ कल्चर एज द प्रोडक्ट ऑफ अ सोशल फील्ड दैट इज अ कम्युनिटी ऑफ स्पेशलिस्ट। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से यह किसका मत है कि संस्कृति को प्रत्येक शाखा एक सामाजिक क्षेत्र, सोशल फील्ड अर्थात विशेषज्ञों के एक समुदाय का उत्पाद है?
फर्स्ट ऑप्शन रेमंड विलियम्स, सेकंड ऑप्शन पियरे बोर्दियू, थर्ड ऑप्शन रैंडल कॉलिंस और फोर्थ ऑप्शन है मिशेल फूको। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको प्रीवियस सेशन में ही बताया गया था कि बोर्दियू के सिद्धांत के 3 मेन कॉन्सेप्ट जो है आपको नहीं भूलना है। क्या है? हैबिटस है, और हैबिटस के बाद क्या आ जाएगा आपका? कैपिटल, और कैपिटल के बाद क्या है? फील्ड। ये 3 मेन सिद्धांत बताए गए हैं, कॉन्सेप्ट बताए गए हैं आपका बोर्दियू के द्वारा। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, पियरे बोर्दियू। तो पियरे बोर्दियू का मत है कि संस्कृति की प्रत्येक शाखा एक सोशल फील्ड दैट इज विशेषज्ञों के एक समुदाय का उत्पाद है। वहीं रैंडल कॉलिंस की बात करते हैं तो इन्होंने आपका जो टर्म क्वाइन किया जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है क्रेडेंशियल सोसाइटी। तो क्रेडेंशियल सोसाइटी का टर्म किसके द्वारा क्वाइन किया गया? रैंडल कॉलिंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सोसाइटी इज द एग्रीगेट सेट ऑफ सोशल रिलेशंस देन कल्चर इज। यदि समाज सामाजिक संबंधों का संकलित समुच्चय है तब संस्कृति है। फर्स्ट ऑप्शन है द फॉर्म्स ऑफ दोज रिलेशंस, इन संबंधों का स्वरूप। सेकंड ऑप्शन है द कंटेंट ऑफ दोज रिलेशंस, इन संबंधों की अंतर वस्तु। थर्ड ऑप्शन द सब सिस्टम्स ऑफ दोज रिलेशंस, इन संबंधों की उपव्यवस्थाएं। फोर्थ ऑप्शन द डायनामिज्म ऑफ दोज रिलेशंस, इन संबंधों की गत्यात्मकता। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यदि समाज सामाजिक संबंधों का संकलित समुच्चय है तब संस्कृति इन संबंधों की अंतर वस्तु है, कंटेंट है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, द कंटेंट ऑफ दोज रिलेशंस, इन संबंधों की अंतर वस्तु। इफ सोसाइटी इज द एग्रीगेट सेट ऑफ सोशल रिलेशंस then culture is the content of those relations. Next question है, according to George Simmel which statement is correct for categorizing metropolis out of the following? जॉर्ज सिमिल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मत महानगर की विशेषता की दृष्टि से सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है इट इज ऑलवेज अ सीट ऑफ मनी इकोनॉमी, यह सदैव मुद्रा आर्थिकी का केंद्र है। सेकेंड ऑप्शन इट इज डोमिनेटेड बाय इरेशनल आउटलुक, यह गैर तार्किक दृष्टिकोण के प्रभुत्व में है। थर्ड ऑप्शन इट इज अ सीट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, यह जटिल अंतः व्यक्तिक क्रियाओं का केंद्र है। फोर्थ ऑप्शन इट इज अ सीट ऑफ होमोजीनस लाइफ स्टाइल, यह समरूपीय लाइफ स्टाइल का केंद्र है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज सिमिल के अकॉर्डिंग महानगर की विशेषता कौन सा है आपका? यह सदैव मुद्रा आर्थिकी का केंद्र है, इट इज ऑलवेज अ सीट ऑफ मनी इकोनॉमी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, इट इज ऑलवेज अ सीट ऑफ मनी इकोनॉमी, यह सदैव मुद्रा आर्थिकी का केंद्र है। ये आपका महानगर मेट्रोपोलिस की विशेषता है, किसके अकॉर्डिंग? जॉर्ज सिमिल के। और जॉर्ज सिमिल का टाइम पीरियड क्या है आपका? 1858 से 1918 का है, और ये आपके जर्मन सोशोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर थे। और इनके बारे में जो मेन पूछा जाता है, कौन फॉर्मल स्कूल के फाउंडर हैं? तो कौन थे आपके? जॉर्ज सिमिल। तो आपको याद रखना है फॉर्मलिस्टिक स्कूल के फाउंडर का नाम पूछा जाता है, कौन है? जॉर्ज सिमिल। ये फॉर्मल स्कूल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सोशोलॉजिस्ट कंसीडर्स द सोशोलॉजिस्ट एज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ मिथ्स? निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री को मिथकों का विध्वंसक की संज्ञा देता है? फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्बर्ट इलियास, सेकंड ऑप्शन है कार्ल मैनहीम, थर्ड ऑप्शन आर.के. मर्टन, फोर्थ ऑप्शन जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन है इनमें से जो समाजशास्त्री को मिथकों का विध्वंसक की संज्ञा देता है? सोशोलॉजिस्ट को कंसीडर करता है द सोशोलॉजिस्ट एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ मिथ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नॉर्बर्ट एलियास। तो नॉर्बर्ट एलियास आपके जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने थ्योरी दी है आपका सिविलाइजिंग प्रोसेसेस। इसको डेवलप नॉर्बर्ट के द्वारा ही किया गया, 1930 में किया गया है। तो थ्योरी का नाम आपको याद रखना क्या है? सिविलाइजिंग प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज कंडक्टेड अ विलेज स्टडी ऑफ किशनगढ़ी विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी गांव में ग्राम अध्ययन किसके द्वारा किया गया? फर्स्ट ऑप्शन मैकम मेरिट, सेकंड ऑप्शन मिल्टन सिंगर, थर्ड ऑप्शन रॉबर्ट रैडफील्ड, फोर्थ ऑप्शन योगेंद्र सिंह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी गांव में ग्राम अध्ययन किसके द्वारा किया गया? मैकम मेरिट के द्वारा किया गया।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मैकम मेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिन्ड कम्युनिटी। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की है? फर्स्ट ऑप्शन है वॉल्टर बेंजामिन, सेकंड ऑप्शन मार्क ब्लॉक, थर्ड ऑप्शन है बेनेडिक्ट एंडरसन, फोर्थ ऑप्शन एरिक हॉब्सबॉर्न। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इमेजिन्ड कम्युनिटी की अवधारणा बेनेडिक्ट एंडरसन के द्वारा दिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बेनेडिक्ट एंडरसन। और इमेजिन्ड कम्युनिटी ये बुक भी लिखा गया है बेनेडिक्ट एंडरसन के द्वारा, जो कि पब्लिश हुआ था 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग which set comprising the name of concept and related sociologist name is not correct। तो यहाँ पर जो युग्म दिया गया है उनके अवधारणा एवं संबद्ध समाज शास्त्री के नाम दिए गए हैं, जिनमें से आपको बताना है कौन सा यहाँ पर करेक्ट एसोसिएटेड नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जर्गन हैबरमास पब्लिक स्फीयर, सेकंड ऑप्शन मैनुअल कास्टल मीडिया स्पेस, थर्ड ऑप्शन है पियरे बोर्ड्यू जर्नलिस्टिक फील्ड, और फोर्थ ऑप्शन एंथनी गिडेंस पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट नहीं है? तो जर्गन हैबरमास का पब्लिक स्फीयर हो जाएगा, मैनुअल कास्टल का मीडिया स्पेस हो जाएगा, और पियरे बोर्ड्यू का जर्नलिस्टिक फील्ड हो जाएगा। बट एंथनी गिडेंस का पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर एंथनी गिडेंस। टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन किसके द्वारा दिया गया? एंथनी गिडेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सेट कंप्राइजिंग नेम ऑफ ऑथर एंड नेम ऑफ बुक्स इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर आपको ऑथर का नेम दिया गया और यहाँ पर आपको बुक्स के नेम दिया गया है, बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जॉर्ज लुकास हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, सेकेंड ऑप्शन है ह्यूग कॉलिंस मार्क्सिज्म एंड लॉ, थर्ड ऑप्शन है आंद्रे बेतई सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है इरविंग गॉफमैन एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जॉर्ज लुकास की बुक का नाम है हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, ह्यूग कॉलिंस की बुक का नाम है मार्क्सिज्म एंड लॉ, आंद्रे बेते की बुक का नाम है सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, बट इरविंग गॉफमैन की बुक का नाम एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है। इनकी बुक का नाम आपको स्टिग्मा देखने को मिलता है, असाइलम देखने को मिलता है, ये सब इनके बुक का नाम है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर इरविंग गॉफमैन। और टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854 which is described as the intellectual charter of India is known as। सन 1854 में जारी शैक्षिक डिस्पैच, जिसे भारत का बौद्धिक चार्टर भी कहते हैं, को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच, वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच, सेकंड ऑप्शन है एंथनी मैकडोनल डिस्पैच ऑफ एजुकेशन, और थर्ड ऑप्शन है मार्शमैन एजुकेशनल डिस्पैच, और फोर्थ ऑप्शन है हंटर कमीशंस एजुकेशनल डिस्पैच। तो किस नाम से जाना जाता है? आपका वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया, आपका नेट में भी पूछा जाता है, फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है कि वुड्स डिस्पैच का ईयर क्या है? 1854 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज स्टेटेड दैट इन इंडिया एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज द फोकलोर ऑफ करप्शन एम्बॉडीज इंपॉर्टेंट सोशल फैक्ट्स। निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि भारत एवं अन्य दक्षिण एशियाई देशों में भ्रष्टाचार की लोक कहावतें महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्यों को सम्मिलित करती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है गुन्नार मिडल, सेकंड ऑप्शन है उपेंद्र बख्शी, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, फोर्थ ऑप्शन है जेम्स कैमरॉन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो मत है, जो स्टेटमेंट दिया गया, भारत एवं अन्य दक्षिण एशियाई देशों में भ्रष्टाचार की लोक कहावतें महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्यों को सम्मिलित करती है, गुन्नार मेडल के द्वारा कहा गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट गुन्नार मेडल। और इनकी एक फेमस बुक है एशियन ड्रामा, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच चेक इज नॉट पार्ट ऑफ मोरल रिस्ट्रेंट अकॉर्डिंग टू थॉमस रॉबर्ट माल्थस अप्रोच टू पॉपुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय अवरोध थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में व्यक्त
नैतिक अवरोध में सम्मिलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन डिले इन मैरिज, विवाह में विलंब। सेकेंड ऑप्शन एब्सटिनेंस विद इन मैरिज, विवाहों के अंतर्गत यौनिक परहेज। थर्ड ऑप्शन इनसफिशिएंट फूड एंड क्लोथिंग, भोजन एवं वस्त्रों की कमी। फोर्थ ऑप्शन एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल रिलेशंस, विवाहेतर यौनिक संबंध। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा पार्ट नहीं है मोरल रिस्ट्रेंट का थॉमस रॉबर्ट माल्थस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में? तो डिले इन मैरिज है, एब्सटिनेंस विद इन मैरिज भी है इनके अकॉर्डिंग, इनसफिशिएंट फूड एंड क्लोथिंग नहीं है, और एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल रिलेशंस भी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, इनसफिशिएंट फूड एंड क्लोथिंग। और इन्हें कंसीडर किया जाता है थॉमस रॉबर्ट माल्थस को फादर ऑफ पॉपुलेशन थ्योरी के रूप में, फादर ऑफ पॉपुलेशन थ्योरी। ये आपको याद रखना। और इनका जो बुक बहुत बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, वह है आपका एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो कि पब्लिश हुआ था 1798 में। कई बार ये बुक का नाम पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। और ये आपके इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे थॉमस रॉबर्ट माल्थस। और माल्थस का टाइम पीरियड क्या है? 1766 से 1834। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन प्रैक्टिसिंग पॉलीएंड्रीज फाउंड इन द, बहुपति विवाह को व्यवहार में लाने वाली सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट हिमालयास लिंक्ड एरिया, उत्तर पश्चिमी हिमालय वाला क्षेत्र। सेकेंड ऑप्शन ईस्ट साउथ हिमालयास लिंक्ड एरिया, पूर्व दक्षिणी हिमालय वाला क्षेत्र। थर्ड ऑप्शन नॉर्थ साउथ हिमालयास लिंक्ड एरिया, उत्तर दक्षिणी हिमालय वाला क्षेत्र। और फोर्थ ऑप्शन है ईस्ट वेस्ट हिमालयास लिंक्ड एरियाज, पूर्व पश्चिमी हिमालय वाला क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुपति विवाह को व्यवहार में लाने वाली सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? नॉर्थ वेस्ट हिमालयास लिंक्ड एरिया में देखने को मिलता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर पश्चिमी हिमालय वाला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग हु हैव स्टेटेड दैट द प्राइमरी एम ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया इज ब्रॉडली स्पीकिंग ऑफ अ सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज। निम्नलिखित में से किसका मत है कि भारत के समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य व्यापक दृष्टि से मूल्यों के समाज शास्त्र का है? फर्स्ट ऑप्शन है ड्यूमा एंड पोकॉक। सेकेंड ऑप्शन है मजूमदार एंड मदन। थर्ड ऑप्शन है पटनाकर एंड ओम्बेट। और फोर्थ ऑप्शन है लीच एंड बेली। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ड्यूमा एंड पोकॉक का मत है कि भारत के समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य व्यापक दृष्टि से मूल्यों के समाजशास्त्र का है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ड्यूमा एंड पोकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कॉन्सेप्ट इनेबल्स अस टू ग्रास्प हिस्ट्री एंड बायोग्राफी एंड द रिलेशंस बिटवीन द टू विद इन सोसाइटी। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा हमें इतिहास एवं जीवन वृत्त की समझ की कुशलता तथा समाज के अंदर इन दोनों के मध्य के संबंधों की समझ बताती है? फर्स्ट ऑप्शन सोशोलॉजिकल एम्बिशन, समाजशास्त्रीय महत्वाकांक्षा। सेकेंड ऑप्शन है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, समाजशास्त्रीय कल्पना। थर्ड ऑप्शन सोशोलॉजिकल पॉजिटिविज्म, समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद। फोर्थ ऑप्शन है सोशोलॉजिकल एम्पिरिसिज्म, समाजशास्त्रीय अनुभविकतावाद। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमें इतिहास एवं जीवन वृत्त की समझ की कुशलता और समाज के अंदर इन दोनों के मध्य के संबंधों की समझ को बताती है? तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन बताती है, समाजशास्त्रीय कल्पना बताती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, समाजशास्त्रीय कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ इमाइल डरखाइम इज एन अटैक ऑन द आइडिया ऑफ। इमाइल दुर्खीम की द डिवीजन ऑफ लेबर किसके विचार पर आक्रमण करती है? तो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये इनका डॉक्टरल थीसिस है इमाइल डरखाइम का। तो यहाँ पूछा गया कि इमाइल डरखाइम की द डिवीजन ऑफ लेबर किसके विचार पर आक्रमण करती है? फर्स्ट ऑप्शन है यूटिलिटेरिज्म ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर का उपयोगितावाद। सेकेंड ऑप्शन है एलिनेशन ऑफ कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स का अलगाव। थर्ड ऑप्शन ज्यूक्रेशनल ऑफ मैक्स वेबर, मैक्स वेबर की ज्यूक्रेशनल क्रिया। और फोर्थ ऑप्शन है पॉजिटिविस्टिक मॉरल ऑर्डर ऑफ ऑगस्ट काम्ट, ऑगस्ट काम्ट का पॉजिटिविस्टिक मॉरल ऑर्डर।
आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इमाइल दुर्कheim की द डिवीजन ऑफ लेबर किसके विचार पर आक्रमण करती है? तो हर्बर्ट स्पेंसर के उपयोगितावाद पे करती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, यूटिलिटेरिज्म ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर द हिस्टोरिकल प्रोसेस बाय विच रियलिटी इज इंक्रीजिंगली मास्टर्ड बाय कैलकुलेशन, साइंटिफिक नॉलेज एंड रैशनल एक्शन इज नोन एज। मैक्स वेबर के अनुसार वह ऐतिहासिक प्रक्रिया जिसके द्वारा वास्तविकता धीरे धीरे आकलन, वैज्ञानिक ज्ञान एवं तार्किक क्रिया के अधिपत्य में हो जाती है कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन रैशनलाइजेशन, तार्किकीकरण। सेकेंड ऑप्शन रैशनैलिटी, तार्किकता। थर्ड ऑप्शन लेजिटिमाइजेशन, वैधानीकरण। फोर्थ ऑप्शन लेजिटिमेसी, वैधता। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर द हिस्टोरिकल प्रोसेस बाय विच रियलिटी इज इंक्रीजिंगली मास्टर्ड बाय कैलकुलेशन, साइंटिफिक नॉलेज एंड रैशनल एक्शन इज नोन एज रैशनलाइजेशन। तो मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग वह ऐतिहासिक प्रक्रिया जिसके द्वारा वास्तविकता धीरे धीरे आकलन, वैज्ञानिक ज्ञान एवं तार्किक क्रिया के अधिपत्य में हो जाती है, तार्किकीकरण कहलाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रैशनलाइजेशन, तार्किकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डिफाइंड रिलीजन एज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सैक्रेड थिंग्स। यह परिभाषा किसने दी है? धर्म एक पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और अभ्यासों की एक संगठित व्यवस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है मैक्स वेबर, सेकेंड ऑप्शन फ्रांसिस अब्राहम, थर्ड ऑप्शन इमाइल डर्कहाइम और फोर्थ ऑप्शन है एससी दुबे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इमाइल डर्कहाइम का ये परिभाषा है, डेफिनेशन है कि धर्म एक पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और अभ्यासों की एक संगठित व्यवस्था है। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये इनकी बुक भी है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, इमाइल डर्कहाइम। Next question है, for a mass of persons in a given society who enjoy roughly the same station is understood as। किसी दिए हुए समाज में व्यक्तियों का योग जो कि समान प्रकार का स्टेशन सामान्यता धारण करते हैं को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रैटम, स्तरित। सेकेंड ऑप्शन पोजीशन, पद। थर्ड ऑप्शन ऑफिस, पदानुषंग। फोर्थ ऑप्शन आइडेंटिटी, अस्मिता। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी दिए हुए समाज में व्यक्तियों का योग जो कि समान प्रकार का स्टेशन सामान्यता धारण करते हैं स्तरित कहलाते हैं, स्ट्रैटम कहलाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, स्ट्रैटम, स्तरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच फीचर इज नॉट कंसीडर्ड एज द फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी बाय डैनियल बेल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार डैनियल बेल के अनुसार विश्वविद्यालय का नहीं है? तो बताना इनमें से कौन सा ऐसा प्रकार है जो डैनियल बेल के अकॉर्डिंग एक विश्वविद्यालय का फंक्शन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कस्टोडियन ऑफ द कल्चरल ट्रेडिशन, सांस्कृतिक परंपराओं का रक्षक। सेकेंड ऑप्शन है सर्च फॉर ट्रुथ थ्रू रिसर्च एंड स्कॉलरशिप, शोध एवं स्कॉलरशिप के द्वारा सत्य की खोज। थर्ड ऑप्शन है प्लेस फॉर जनरेटिंग डेमोक्रेटिक डिसेंट, लोकतांत्रिक असहमति की उत्पत्ति का केंद्र। फोर्थ ऑप्शन है ट्रेन्स पीपल फॉर प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस, पेशेवर व्यवसायों के लिए लोगों का प्रशिक्षण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इनके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी का फंक्शन है डैनियल बेल के अकॉर्डिंग कस्टोडियन ऑफ द कल्चरल ट्रेडिशन, और ये भी है सर्च फॉर ट्रुथ थ्रू रिसर्च एंड स्कॉलरशिप, बट प्लेस फॉर जनरेटिंग डेमोक्रेटिक डिसेंट नहीं है। लोकतांत्रिक असहमति की उत्पत्ति का केंद्र विश्वविद्यालय का फंक्शन नहीं है। ट्रेन्स पीपल फॉर प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, पेशेवर व्यवसायों के लिए लोगों को प्रशिक्षण, ये भी फंक्शन है आपका यूनिवर्सिटी का, बट क्या नहीं है? प्लेस फॉर जनरेटिंग डेमोक्रेटिक डिसेंट। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, प्लेस फॉर जनरेटिंग डेमोक्रेटिक डिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द फीचर ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय डैनियल बेल। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता डैनियल बेल द्वारा प्रस्तुत उत्तर आधुनिक समाज से संबद्ध नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, सूचना पर आधारित बौद्धिक प्रौद्योगिकी। सेकेंड ऑप्शन द प्राइमेसी ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान की प्रमुखता।
थर्ड ऑप्शन है द डोमिनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर विद सेमी स्किल्ड फैक्ट्री वर्कर्स एंड इंजीनियर्स। अर्ध कुशल फैक्ट्री श्रमिक एवं इंजीनियर से संबद्ध द्वितीयक क्षेत्र का प्रभुत्व। फोर्थ ऑप्शन है द डोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ सर्विस इकोनॉमी विद हेल्थ एजुकेशन रिसर्च लेजर एक्सेट्रा। सेवा क्षेत्र जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा शोध अवकाश आदि सम्मिलित है की प्रभावी उपस्थिति। आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का कौन सा फीचर नहीं है डैनियल बेल के अकॉर्डिंग? तो इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन है, द प्राइमेसी ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, द डोमिनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर विद सेमी स्किल्ड फैक्ट्री वर्कर्स एंड इंजीनियर्स नहीं है, और द डोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ सर्विस इकोनॉमी विद हेल्थ एजुकेशन रिसर्च लेजर ये सभी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, द डोमिनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर विद सेमी स्किल्ड फैक्ट्री वर्कर्स एंड इंजीनियर्स। तो आप जब भी देखेंगे पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात होगी तो जो भी स्टेटमेंट आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीजें कह रहा होता है उसको आपको एलिमिनेट कर देना होता है, क्योंकि ये सर्विस इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस करता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच थर्ड बे वैल्यू फॉर रिन्यूड form of social democracy has not been pointed out by एंथनी गिडेंस। तो निम्नलिखित तृतीय दिशा मूल्यों थर्ड वे वैल्यूज में से किसे एंथनी गिडेंस ने सामाजिक लोकतंत्र के पुनः नवीनी स्वरूप में शामिल नहीं किया है? फर्स्ट ऑप्शन इक्वालिटी समानता, सेकंड ऑप्शन फ्रीडम एज ऑटोनॉमी स्वायत्तता के रूप में स्वतंत्रता, थर्ड ऑप्शन है कॉस्मोपोलाइटन होमोजेनिटी कॉस्मोपोलाइटन समरूपता, और फोर्थ ऑप्शन नो राइट्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिना उत्तरदायित्व के कोई अधिकार नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एंथनी गिडेंस ने सामाजिक लोकतंत्र के पुनः नवीनी स्वरूप में क्या शामिल नहीं किया है तृतीय दिशा मूल्यों में? थर्ड वे वैल्यूज में इक्वालिटी को किया है, फ्रीडम एज ऑटोनॉमी को भी किया है, कॉस्मोपोलाइटन होमोजेनिटी को नहीं किया है, और नो राइट्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी किया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, कॉस्मोपोलाइटन होमोजेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच फीचर एज यूनिवर्सल एलिमेंट्स ऑफ कास्ट हैज नॉट बीन पॉइंटेड आउट बाय बेरेमैन। निम्नलिखित में से किस विशेषता को बेरेमैन ने जाति के सार्वभौमिक तत्वों में सम्मिलित नहीं किया है? फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रैटिफिकेशन स्तरीकरण, सेकेंड ऑप्शन कल्चरलिज्म संस्कृतिवाद, थर्ड ऑप्शन इंटरैक्शन अंतःक्रिया, फोर्थ ऑप्शन डिप्राइवेशन वंचन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से कौन से विशेषता को बेरेमैन ने जाति के सार्वभौमिकता तत्वों में सम्मिलित नहीं किया है? तो आपका स्ट्रैटिफिकेशन को भी किया है, स्तरीकरण को, कल्चरलिज्म को भी किया है, सांस्कृतिकवाद को भी, और इंटरैक्शन को भी किया गया, अंतःक्रिया को भी। किसको नहीं किया है बेरेमैन ने? तो डिप्राइवेशन को नहीं किया है, वंचन को नहीं किया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर, डिप्राइवेशन वंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच बुक इज नॉट ऑथर्ड बाय ए.आर. देसाई। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन ए.आर. देसाई ने नहीं किया है? फर्स्ट ऑप्शन सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सेकेंड है रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म, थर्ड ऑप्शन है पीजेंट स्ट्रगल्स इन इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा बुक इसमें से ए.आर. देसाई के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी लिखा गया है, रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म भी इनके द्वारा लिखा, पीजेंट स्ट्रगल्स इन इंडिया भी ए.आर. देसाई के द्वारा लिखा गया है, बट पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया नहीं लिखा गया। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन फोर, पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच पैराडाइम इन सोशियोलॉजी इज नॉट पॉइंटेड आउट बाय जॉर्ज रिट्जर। निम्नलिखित समाजशास्त्र में पैराडाइम से जुड़े किस पैराडाइम की चर्चा जॉर्ज रिट्जर ने नहीं की है? फर्स्ट ऑप्शन द सोशल फैक्ट्स पैराडाइम, सामाजिक तथ्य पैराडाइम, और सेकेंड ऑप्शन द सोशल सिस्टम पैराडाइम, सामाजिक व्यवस्था पैराडाइम, और थर्ड ऑप्शन है द सोशल डेफिनेशन पैराडाइम, सामाजिक परिभाषा पैराडाइम, और फोर्थ ऑप्शन द सोशल बिहेवियर पैराडाइम, सामाजिक व्यवहार पैराडाइम। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजशास्त्र में पैराडाइम से जुड़े किस पैराडाइम की चर्चा जॉर्ज रिट्जर ने नहीं किया है, ये पूछा गया है।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, द सोशल सिस्टम पैराडाइम। तो जॉर्ज रिडजर ने आपका समाजशास्त्र में जिस पैराडाइम की चर्चा की, वो आपका सोशल फैक्ट पैराडाइम भी है, सोशल डेफिनेशन पैराडाइम भी है, सोशल बिहेवियर पैराडाइम भी है। क्या नहीं है? सोशल सिस्टम पैराडाइम नहीं किया है इसकी चर्चा जॉर्ज रिडजर ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, द सोशल सिस्टम पैराडाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when external resources are cut off, the group must be able to find new ones is meaning of out of which concept given below। जब बाह्य स्रोतों से संपर्क टूट जाता है तब समूह को नवीन स्रोत खोजने चाहिए का वाक्य निम्नलिखित में से किस अवधारणा का अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है पैटर्न मेंटेनेंस, प्रतिमान नियमन। सेकंड ऑप्शन है इंटीग्रेशन, एकीकरण। थर्ड ऑप्शन है अडेप्टेशन, अनुकूलन। फोर्थ ऑप्शन है गोल अटेनमेंट, उद्देश्य प्राप्ति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब बाह्य स्रोतों से संपर्क टूट जाता तब समूह को नवीन स्रोत खोजने चाहिए। ये आपका किस कॉन्सेप्ट को दिखाता है? अडेप्टेशन को, अनुकूलन को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, अडेप्टेशन, अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज व्हिच क्लासिफिकेशन इज डिस्कस्ड बाय फ्रांसिस फुकुयामा। निम्नलिखित समाजों के वर्गीकरण में से किस वर्गीकरण की विवेचना फ्रांसिस फुकुयामा ने की है? फर्स्ट ऑप्शन है नॉन लिबरल सोसाइटीज एंड लिबरल सोसाइटीज, गैर उदारवादी समाज एवं उदारवादी समाज। सेकेंड ऑप्शन लो ट्रस्ट सोसाइटीज एंड हाई ट्रस्ट सोसाइटीज, निम्न विश्वास वाले समाज एवं उच्च विश्वास वाले समाज। थर्ड ऑप्शन है डेवलपिंग एंड डेवलप्ड सोसाइटीज, विकासशील समाज एवं विकसित समाज। फोर्थ ऑप्शन नॉन सेक्युलर एंड सेक्युलर सोसाइटीज, गैर धर्मनिरपेक्ष समाज एवं धर्मनिरपेक्ष समाज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा सोसाइटी का क्लासिफिकेशन फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया है? तो उन्होंने दिया आपका लो ट्रस्ट सोसाइटीज एंड हाई ट्रस्ट सोसाइटीज का, निम्न विश्वास वाले समाज एवं उच्च विश्वास वाले समाज में क्लासिफाई किया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, लो ट्रस्ट सोसाइटीज एंड हाई ट्रस्ट सोसाइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सोशल कैटेगरी हैज नॉट बीन इंक्लूडेड बाय डेविड हेल्ड एंड हिज को राइटर इन नैरेटिंग ग्लोबलाइजेशन। तो आपको बताना है कि डेविड हेल्ड एवं उनके सह लेखकों ने वैश्वीकरण बहस को विस्तार देते हुए इनमें से किस सामाजिक श्रेणी को शामिल नहीं किया है? फर्स्ट ऑप्शन ग्लोबलिस्ट वैश्विकतावादी, सेकंड ऑप्शन स्केप्टिक्स संदेहवादी, थर्ड ऑप्शन फाउंडेशनलिस्ट आधारभूतीयवादी, फोर्थ ऑप्शन ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट रूपांतरणवादी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसको किसको इंक्लूड किया? ग्लोबलिस्ट को भी किया है, स्केप्टिक्स को भी किया है, फाउंडेशनलिस्ट को नहीं किया है और ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट को भी किया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, फाउंडेशनलिस्ट आधारभूतीयवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सोशियोलॉजिस्ट हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफायर एंड ऑफ सिग्निफाइड इन डिस्कसिंग शाइन। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने चिन्ह की विवेचना करते हुए सिग्निफायर एवं सिग्निफाइड की अवधारणाएं दी हैं? फर्स्ट ऑप्शन जॉन स्कॉट, सेकंड ऑप्शन फर्डिनेंड डी शॉसर, थर्ड ऑप्शन पॉल राउटलेज और फोर्थ ऑप्शन डेविड टाइलर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? फर्डिनेंड डी शॉसर के द्वारा दिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, फर्डिनेंड डी शॉसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कॉन्सेप्चुअल टर्म इज एप्रोप्रिएट फॉर आंद्रे बेतई इन हिज स्टेटमेंट दैट फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम लाइज नॉट विद रिलीजन बट विद डैश डैश। निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणात्मक शब्द आंद्रे बेतई के मत की जाति व्यवस्था का भविष्य धर्म के साथ संबद्ध नहीं होगा अपितु डैश डैश के साथ होगा में उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन स्टेटस परिस्थिति, सेकंड ऑप्शन वेल्थ धन, थर्ड ऑप्शन कल्चर संस्कृति और फोर्थ ऑप्शन पॉलिटिक्स राजनीति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जाति व्यवस्था का भविष्य धर्म के साथ संबद्ध नहीं होगा अपितु पॉलिटिक्स राजनीति के साथ होगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, पॉलिटिक्स राजनीति। तो जो कॉन्सेप्चुअल टर्म आंद्रे बेतई के द्वारा दिया गया उनके स्टेटमेंट में कौन सा आपका एप्रोप्रिएट बैठेगा? तो फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम लाइज नॉट विद रिलीजन बट विद पॉलिटिक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सेट ऑफ नेम ऑफ बुक एंड नेम ऑफ ऑथर इज नॉट करेक्ट। ये भी बताना है यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट नहीं है। बुक्स के नेम दिया गया और ऑथर का नेम दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है द गिफ्ट ऑफ डेथ, जैक दरीदा। सेकंड ऑप्शन है द एथिक्स ऑफ साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्राइड। और थर्ड ऑप्शन है द स्पिरिट ऑफ टेररिज्म, जीन बॉडीलॉर्ड। और फोर्थ ऑप्शन द लोकेशन ऑफ कल्चर, होमी के भाभा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द गिफ्ट ऑफ डेथ जैक दरीदा का है। द एथिक्स ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्राइड का नहीं है। और द स्पिरिट ऑफ टेररिज्म जीन बॉडीलॉर्ड का है। और लोकेशन ऑफ कल्चर होमी के भाभा का है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड द एथिक्स ऑफ साइको एनालिसिस। ये आपको बताया गया था, किसका है याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ओरिएंटेशन हैज नॉट बीन डिस्कस्ड बाय बर्नार्ड एस कोहेन इन एनालाइजिंग इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज का विश्लेषण करते हुए निम्नलिखित में से किस उपागम का उल्लेख बर्नार्ड एस कोहेन ने नहीं किया है? फर्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटलिस्ट, सेकंड ऑप्शन मिशनरी, थर्ड ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव और फोर्थ ऑप्शन डायलेक्टिकल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय समाज का विश्लेषण करते हुए कौन से उपागम की चर्चा बर्नार्ड एस कोहेन ने नहीं किया है? तो आपका ओरिएंटलिस्ट का भी किया है, मिशनरीज का भी किया, एडमिनिस्ट्रेटिव का भी किया। जिसका नहीं किया वह आपका डायलेक्टिकल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 डायलेक्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट हु इज द ऑथर ऑफ द फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस। निम्नलिखित समाज शास्त्रियों में से द फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन टैलकेट पार्सन, सेकंड ऑप्शन किंग्सले डेविस, थर्ड ऑप्शन रॉबर्ट निस्बेट, फोर्थ ऑप्शन जॉन रेक्स। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द फैमिली सोशलाइजेशन इंटरेक्शन प्रोसेस ये बुक है टैलकेट पार्सन्स का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट टैलकेट पार्सन्स। लास्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सोशियोलॉजिस्ट हैज डिस्कस्ड रैपोर्ट फॉर्मेशन एज 4 स्टेज प्रोसेस while discussing focused interview। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने केंद्रित साक्षात्कार की चर्चा करते हुए निकटता निर्माण के 4 चरणों की प्रक्रिया को बताया है? फर्स्ट ऑप्शन जे स्प्रैडले, सेकंड ऑप्शन आरी स्टेक, थर्ड ऑप्शन के आर पॉपर, फोर्थ ऑप्शन है डी स्पेंडर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका फोकस इंटरव्यू है इसकी चर्चा करते हुए रैपिड फॉर्मेशन निकटता निर्माण के 4 चरणों की प्रक्रिया को जे स्प्रैडले ने बताया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट जे स्प्रैडले। तो यहाँ आपका 2021 का भी पीवाईक्यूज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे 2022 का। और आपको सेशन यूजफुल लगा हो तो शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।